तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम किरचॉफ का नियम का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। आइए बच्चों बिना टाइम गवाए इन प्रश्नों को देखते हैं और ये प्रश्न है क्या, बहुत ध्यान से इन सभी प्रश्नों को समझते हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे इस स्लाइड में हमने 5 क्वेश्चन लिया, फिर नेक्स्ट स्लाइड में कुछ अति लघुत्तरी के प्रश्न लेंगे। इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से समझेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है क्या बच्चों, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा। ध्यान देंगे, कह रहा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा दीजिए। बच्चों किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन और हम लोग जानेंगे, टर्मिनल वोल्टता। क्या टर्मिनल वोल्टता, क्या जानेंगे बच्चों, टर्मिनल उल्टा, यानी 2 डेफिनेशन यहाँ से क्लियर करेंगे। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसका अगर हम विद्युत वाहक बल के सूत्र की बात करें तो थोड़ा सा समझिएगा, यह होता है E बराबर W/Q। कहेंगे सर जी परिभाषा पूछा है, सूत्र क्या बता रहे हैं। अरे इसी से डेफिनेशन भी लिखा गया, ध्यान दो। अगर हम इस चार्ज को 1 कूलम मान लें, यानी एकांक आवेश मान लें, तो यह E जो होगा इस W के क्या हो जाएगा, बराबर। सर जी मतलब यही हमारा विद्युत वाहक बल है। E क्या है बच्चों, विद्युत वाहक बल है, और W क्या है, किया गया कार्य है। किया गया कार्य, कैसा सर जी कार्य, तो W किया गया कार्य है। तो कहेंगे सर जी कैसा किया गया कार्य, तो इस एकांक आवेश को किया गया कार्य, इस एकांक आवेश को पूरे परिपथ में क्या करने में, प्रवाहित करने में, लेकिन सेल सहित। मतलब सर, मतलब ध्यान देना, जैसे मान लो यहाँ हम एक सेल बना लें, यहाँ पे हम मान लें एक सेल हो गया, और इस तरह से हमने एक परिपथ का क्या किया, निर्माण किया। तो इस सेल से एकांक आवेश, कितने आवेश को, 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में, इस पूरे परिपथ में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में, पूरे परिपथ में, और प्लस साथ में क्या बच्चों, सेल में भी कितना कूलम, 1 कूलम आवेश पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, लेकिन सेल सहित किया गया कार्य उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब सर ध्यान से समझेंगे, नोटिस करेंगे, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित, सेल सहित प्रवाहित करने पर, करने में किया गया कार्य सेल का, किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या यह बात समझ में आया बच्चों। यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, कोई हमारा चार्ज है कितना, 1 कूलम का, उसको पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में जो हम कार्य कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। आई होप आपको यह डेफिनेशन समझ में आएगा। अब नोटिस करेंगे टर्मिनल वोल्टता क्या है बच्चों। टर्मिनल वोल्टता क्या है, अगर इसी आवेश को हम इस परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच भेजते हैं, जैसे एक बिंदु यहाँ मान लें A और एक बिंदु यहाँ मान लिए B, और इसी चार्ज को जब 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करते हैं, तो जो कार्य करना पड़ता वह हो जाता क्या बच्चों, इन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल वोल्टता। मतलब सर जी टर्मिनल वोल्टता भी आपका कुछ नहीं बल्कि V बराबर W/Q होता है। जब इसको हम एकांक आवेश मानते हैं तो V बराबर हमें क्या मिलता है, W। यानी एकांक आवेश को, ध्यान से समझेंगे बच्चों, एकांक आवेश को यहाँ अगर पूरे परिपथ में की बात न करें, पूरे परिपथ की बात न करें, एकांक आवेश को किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच, किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में जो जितना कार्य करना पड़ता है, यानी किया गया जो कार्य होता है, वह क्या कहलाता है बच्चों, उन 2 बिंदुओं के बीच का टर्मिनल वोल्टता। आई होप आपको यह डेफिनेशन भी क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग जान गए, जब हम चार्ज को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करेंगे तो वहां पे जो हम कार्य करेंगे वह आपका होगा विद्युत वाहक बल। लेकिन अगर उसी सेल को, उसी चार्ज को हम उस परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित कर रहे हैं, तो उस समय जो कार्य करेंगे वह होगा क्या, टर्मिनल, उन दोनों बिंदुओं के बीच का टर्मिनल वोल्टता। आई होप आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। तो अगर यह पॉइंट समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस सूत्र को जान लेंगे, E बराबर W/Q। विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या हो जाएगा बच्चों, जूल प्रति कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, जूल प्रति कूलम। कहेंगे सर जी क्या लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा कुछ, ध्यान देंगे यहाँ, जूल प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा, और इसका यह
एक मात्रक और याद रख सकते हैं, ओल्ट। क्या याद रखते हैं बच्चों? ओल्ट या जूल प्रति कूलम। आई होप आपको पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है बच्चों। किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है बच्चों? 2 एम्पीयर की। यानी इस प्रश्न में हमें आई बराबर दे दिया है 2 एम्पीयर। कह रहा 5 मिनट तक टाइम दे दिया है। कितना बच्चों? 5 मिनट। मिनट को पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि मिनट किसी भी सिस्टम में टाइम का मात्रक नहीं है, इसलिए 5 × 60 हो जाएगा कितना? 300 सेकंड। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। अब कह रहा है 1200 जूल कार्य कितना करना पड़ रहा है बच्चों? तो कार्य करना पड़ रहा है 1200 जूल। तो कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल यानी ई पूछ लिया है। तो कहेंगे सर जी ई का सूत्र हमने यही तो लिखा है। हाँ बिल्कुल वही है, ई बराबर W/Q। जब ई बराबर W/Q है तो आइए इस वैल्यू पे रखते हैं। कहेंगे सर जी ई बराबर W/Q तो है, लेकिन सर जी हमें Q तो नहीं पता है। ई पूछा है ना बच्चों, क्या पूछा है? विद्युत वाहक बल यानी ई पूछा है। कहेंगे सर जी हमें W तो नहीं पता है, W पता है। अरे क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है क्यू जी? क्यों नहीं पता है? बिल्कुल पता है। क्यू बराबर क्या होता है? IT होता है। तो आप रख लीजिए वैल्यू। W की जगह कितना हो जाएगा? 1200। I की जगह कितना हो जाएगा? 2 एम्पीयर। और यहाँ टाइम आप देख सकते हैं कितना सेकंड है? 300 सेकंड। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा बच्चों कितना? 3 चौक 12 और 2 से काट देंगे 2 दूना 4, यानी ई बराबर कितना वोल्ट आ जाएगा? 2 वोल्ट। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिस प्रकार से आप जानते होंगे, मान लीजिए कोई परिपथ है। इस तरह से मान लीजिए कोई परिपथ हमने बना दिया और ये मान लीजिए सेल है हमारा, और इस सेल से हमने क्या किया? इस तार को जोड़ दिया और एक परिपथ बना दिया। तो जब धारा बहेगा तो परिपथ में जो तार है बच्चों वह क्या करेगा? वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा डालेगा। क्या करेगा बच्चों? वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा डालेगा। जब वैद्युत धारा के मार्ग में बच्चों बाधा डालेगा तो उसको हम कह देते हैं परिपथ का प्रतिरोध। लेकिन जब इस सेल में करंट इंटर करेगा तो सेल का जो घोल होगा वह भी धारा के मार्ग में क्या करेगा? बाधा डालेगा। जब सेल का घोल धारा के मार्ग में बाधा डालेगा बच्चों, तो उस प्रतिरोध को, वहां पे जो बाधा उत्पन्न होगी उसी को कह देंगे क्या बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध। मतलब सर जी मतलब क्या? देखेंगे समझेंगे ध्यान से। सेल का घोल भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। सेल का घोल भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इसको मिटा रहे हैं बच्चों, इधर वाला क्वेश्चन शायद आप लोग लिख लिए होंगे, अगर लिख रहे होंगे तो, या फिर समझ लिए होंगे अगर समझ रहे होंगे तो। इसे क्या कहेंगे बच्चों? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। राइटिंग तो बहुत खराब है जी, दिक्कत है बच्चों स्पेस का। थोड़ा सा हम बोलते हैं तो आप लोग प्रयास करेंगे समझने का, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है बोर्ड पर, इस वजह से दिक्कत होता है लिखने में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? बच्चों सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, पहला डिपेंडेंसी इसका जो है बच्चों, सेल के अंदर जब सेल का जो प्लेट होता है, क्या होता है बच्चों? सेल का जो प्लेट होता है, यानी सेल के प्लेटों, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी पर, या तो पहला इसके प्लेटों के बीच के क्या किस पे बच्चों? दूरी पर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, यह डिपेंड करते हैं किस पे? यह डिपेंड करते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पर। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। और तीसरा पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, यह तीसरा पॉइंट जो है यह घोल के सांद्रता पर। किस पे बच्चों? घोल के सांद्रता पर डिपेंड करते हैं। और चौथा पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, क्या? जो वह होगा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर। प्लेटों के पदार्थ की
प्रकृति पर डिपेंड करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है बच्चों, वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है प्लेटों, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूसरा घोल के सांद्रता पर, तीसरा प्लेटों के क्षेत्रफल पर, चौथा प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर। आई होप चारों पॉइंट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों। कह रहा किसी सेल से बहने वाली धारा का मान बढ़ाने पर उसके सिरों का विभवांतर कम क्यों हो जाता है? तो नोटिस करेंगे बच्चों, सेल का विभवांतर और विद्युत वाहक बल में हमने आपको संबंध बताया था, यही देख लीजिएगा, V बराबर E माइनस आई आर, शायद बताए थे आपको पार्ट 1 में वैकल्पिक प्रश्न में। तो यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, जब बहने वाली धारा का मान बढ़ाएंगे, बहने वाली धारा का मान क्या होंगे? बढ़ाएंगे। जब धारा का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसका गुणनफल ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए धारा में 2 एम्पियर है, प्रतिरोध 1 एम्पियर है, तो 2 करने 2 हो जाएंगे। अब धारा मान लीजिए 3 कह दिए, आंतरिक प्रतिरोध 1 है, तो 3 करने कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 4 कह दिए तो 4 करने कितना हो जाएगा? 4। यानी धारा बढ़ा रहे हैं तो इनका गुणनफल क्या हो रहा है बच्चों? ज़्यादा बढ़ते हुए चला जा रहा है, बढ़ते हुए क्या हो जा रहा है? चला जा रहा है। अब जब यह बढ़ रहा है तो ई में से घटाएंगे तो यह मान भी क्या होगा? कम। मान लीजिए 50 था, जब ये 2 घटाते तो 48 आता, लेकिन 3 घटाएंगे 47, और 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 46 हो जाएगा। यानी इसका उल्टता कम होता चला जाएगा। तो इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण है क्या? आंतरिक प्रतिरोध। क्या कारण है बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध। यानी हम कह सकते हैं किसी सेल से बहने वाली धारा का मान बढ़ाने पर उसके सिरों का विभवांतर कम क्यों हो जाता है? तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण। किसके कारण बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध के कारण। किसके कारण कम होता है बच्चों? आंतरिक प्रतिरोध के कारण कम होता है। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और प्रश्न लेते हैं हम लोग अति लघु उत्तरी का। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नए स्लाइड पर, और इस स्लाइड में हम लोग कुछ और प्रश्न लिए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न है क्या। बच्चों पहला प्रश्न कह रहा है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। ध्यान से समझेंगे बच्चों, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इसके एक एक बेसिक पॉइंट को हम समझाते हैं। और फिर कह रहा है, यहाँ एक प्रश्न देख सकते हैं, विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह बच्चों आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा, इसको आप जरूर कमेंट करेंगे, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है विभवमापी, और नहीं आएगा तो वो भी बताइएगा। यहाँ देखिए पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करेंगे बच्चों, विभवमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको हम मिटा रहे हैं। अब आते हैं अपने मेन प्रश्न पे बच्चों। मेन प्रश्न हमारा क्या है? वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए। एक एक पॉइंट समझेंगे बच्चों। वैद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ थे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। किरचॉफ ने 2 नियम दिया। पहला है बच्चों प्रथम नियम। प्रथम नियम को बच्चों आप लोग जानते हैं धारा नियम भी कहते हैं। धारा नियम, चाहे तो आप याद रखेंगे प्रथम नियम, या किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का धारा नियम। और दूसरा जो नियम है बच्चों वह आपका है उल्टता का नियम। उल्टता का नियम या द्वितीय नियम, या द्वितीय नियम, या पास का नियम। पास का नियम, इतने नाम से दूसरे नियम को जाना जाता है। यानी किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। प्रथम नियम जिसको धारा नियम के नाम से भी जानते हैं, दूसरा उल्टता का नियम, या फिर द्वितीय नियम, या फिर क्या बच्चों पास का नियम। जो भी आपको समझ में आएगा वो याद रख सकते हैं। क्या है यह नियम? आइए इनको पहले समझते हैं, फिर इनके एक एक बेसिक पॉइंट को बच्चों समझेंगे। पहला नियम आप देख सकते हैं, कह रहा बच्चों वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर, वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर, यानी अगर हमारा कोई वैद्युत परिपथ है और वहाँ पे कोई एक संधि यानी जंक्शन, जहाँ पे कई सारी करंट क्या होंगी? मिलेंगी। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक पॉइंट P है, तो इस पे देखो कई धाराएं आ रही हैं, कई धारा एक यहाँ से कई धाराएं क्या हो रही हैं? जा रही हैं। तो इसको हम संधि कहते हैं। जैसे आप लोग स्टेशन के जंक्शन देखते हैं, जंक्शन जो होता है वहाँ पे कई जगहों से ट्रेन आती हैं, वहाँ मेल होता है उनका। उसी प्रकार यहाँ पे संधि यानी क्या है बच्चों? जंक्शन। यहाँ कह रहा है वैद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, जैसे यहाँ पे एक देख सकते हैं क्या बिंदु P है, तो यहाँ पे जो समस्त धारा है I1 I2 आ रहा है और I3 क्या हो रहा है? जा रहा है।
बीजगणितीय योग, क्या बच्चों बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बच्चों ध्यान से समझेंगे, बीजगणितीय योग और एक योग में बहुत अंतर है। बीजगणितीय योग का मतलब अगर आप आने वाली धाराओं को धनात्मक मान रहे हैं तो जाने वाली धारा को क्या मानिए, ऋणात्मक मानिए, या फिर आने वाले को ऋणात्मक मान रहे हैं तो जाने वाले को क्या मानिए, धनात्मक। मतलब बच्चों पहला नियम आपका सिंपल यही कहता है, सिग्मा आई बराबर जीरो। क्या कहता है बच्चों, सिग्मा आई बराबर जीरो। सिग्मा आई बराबर जीरो मतलब बीजगणितीय धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य। या फिर इसी को हमने क्या कहा, बीजगणितीय योग माने आने वाली धारा को अगर आप प्लस ले रहे हैं तो जाने वाली धारा को क्या लीजिए, माइनस लीजिए। क्या लीजिए, माइनस लीजिए। आई थ्री बराबर क्या बच्चों, जीरो। या फिर आप इसी को ऐसे भी याद रख सकते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योग, आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पे बराबर का बात करेंगे तो आप डायरेक्ट योग दिखाइए। अगर आप एक ही साइड सभी धाराओं को रखना चाहते हैं तो कहेंगे बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी आने वाले को धनात्मक और जाने वाले को ऋणात्मक। आई होप पहला पॉइंट समझ में आया होगा। अब ध्यान देंगे, पहला नियम समझे तो अब और कुछ पॉइंट समझिएगा। किरचॉफ का पहला नियम जो बच्चों है वह पूछ लेता है किसके संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम यह किस संरक्षण पर आधारित है, तो बच्चों किरचॉफ का पहला नियम धारा नियम भी कहते हैं। धारा किसके कारण बहता है, आवेशों के कारण। तो इस वजह से जो किरचॉफ का पहला नियम है वह किसके संरक्षण पर आधारित है बच्चों, आवेश के संरक्षण पर। क्लियर है, किरचॉफ का पहला नियम क्लियर है बच्चों। इसका अर्थ क्या है, क्लियर है, या किस पे आधारित है, आवेश के संरक्षण पर। आइए दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम बच्चों कह रहा क्या, वैद्युत परिपथ में बहने वाली धाराओं, ध्यान से समझेंगे, वैद्युत परिपथ में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध, यानी जो धारा बह रहा है उसके साथ में कौन प्रतिरोध लगा हुआ है, उसके साथ में कौन प्रतिरोध लगा हुआ है, के गुणनफलों का, यानी पहले उनका क्या करेंगे, गुणनफल, फिर क्या करेंगे, बीजगणितीय योग। क्या करेंगे बच्चों, बीजगणितीय योग। मतलब क्या, ध्यान से समझेंगे। यहाँ इसका पास देखेंगे, यहाँ पे जैसे हम कहें बच्चों, यहाँ से अगर हम कहें I1 धारा जा रही है तो I1 धारा ऐसे जाएगी और इस तरह से यहाँ पे जो धारा आएगा वह आएगा I1 प्लस I2, यहाँ वापस आएगा I2, यहाँ वापस आ जाएगा I1, यहाँ वापस आ जाएगा। तो नोटिस करेंगे बच्चों, यह क्या कह रहा है, वैद्युत परिपथ में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का, गुणनफल क्या होगा बच्चों, संगत प्रतिरोध और क्या बच्चों, धारा। तो संगत प्रतिरोध और धारा का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा, आई आर। क्या होगा, आई आर। बीजगणितीय योग माने क्या बचा है बच्चों, सिग्मा। क्या बताए हैं, सिग्मा, यानी सिग्मा आई आर, यानी बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल है उसका बीजगणितीय योग। कह रहा वैद्युत परिपथ में लगे सेल के, वैद्युत परिपथ में लगे सेल के, जैसे यहाँ सेल लगा है ना, वैद्युत परिपथ में लगे सेल के वैद्युत वाहक बलों, जैसे इनका इस सेल का वैद्युत वाहक बल E1, इस सेल का वैद्युत वाहक बल E2 के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग माने बच्चों सिग्मा ई, यानी सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। नहीं समझे सर, ध्यान से समझेंगे बच्चों। यहाँ पे जो चिन्ह होता है बहुत ही अच्छा चिन्ह, मतलब इन सभी साइन को बहुत ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जाता है। यह बीजगणितीय योग हमने क्या बताया, अगर धारा की दिशा में जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे इसका अर्थ समझिएगा, धारा की दिशा में जाएंगे तो आई और आर का गुणनफल क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, यानी यह प्लस। और धारा के अगर विपरीत जाएंगे तो I1 और आई और आर का गुणनफल क्या लेंगे बच्चों, ऋणात्मक लेंगे। क्या ले लेंगे, ऋणात्मक। बीजगणितीय योग माने चिन्ह के साथ। जब बच्चों आप धारा की दिशा में जाएंगे, जैसे इसमें कुछ नियम कानून होते हैं, इसमें हम पास में ऐसे राउंड करते हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग दीर्घोत्तरी प्रश्न में और क्लियर तरीके से इसको समझेंगे, यहाँ ध्यान से समझेंगे। नियम जो पूछा था, नियम पहला नियम, दूसरा नियम, पहले नियम का अर्थ है सिग्मा आई बराबर जीरो, दूसरे नियम का अर्थ है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। और इसको क्या क्या कहते हैं या किसके संरक्षण पर आधारित है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस पॉइंट को हम समझाते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम कुछ राउंड करते हैं। जब धारा की दिशा में चलते हैं बच्चों तो आई और आर का गुणनफल धनात्मक लेते हैं, और धारा विपरीत जाते हैं तो आई और आर का गुणनफल क्या लेते हैं बच्चों, ऋणात्मक। और इस यहाँ पे आइए, इसका मतलब क्या, इसमें भी बीजगणितीय योग का मतलब अगर बच्चों आप माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर जा रहे हैं तो ई जो होंगे वह प्लस होंगे, लेकिन अगर प्लस सिरे से आप माइनस सिरे की ओर जा रहे हैं तो ई जो होंगे वह क्या होंगे बच्चों, माइनस होंगे। ये भी बीजगणितीय योग समझ में आया। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, यह पूछता है या किसके संरक्षण पर आधारित है, तो आपका जो दूसरा नियम है बच्चों वह आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किसके संरक्षण पर आधारित है बच्चों,
ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। हमने पार्ट 1 में भी इन प्रश्नों को कराया था। किरचॉफ का पहला नियम किस पे आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर। दूसरा नियम तो ऊर्जा संरक्षण पर। ऐसे भी पूछ सकता है उल्टता का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। आई होप आपको यह सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर यह प्रश्न नहीं समझ में आया है तो नियम आप जरूर याद रखेंगे। इसका पार्ट 3 जब लेकर आएंगे बच्चों, उसमें हम दीर्घोत्तरी प्रश्न में इसको एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर कराएंगे 100% गारंटी के साथ। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। इन सभी प्रश्नों को आप क्लियर कर लेंगे जरूर, क्योंकि ये आपके एग्जाम ऑफ यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, ताकि यह चैनल तेजी से ग्रो हो सके। धन्यवाद।